प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको जनकवि नागार्जुन की अत्यंत चर्चित कविता अकाल और उसके बाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगा। कोल्हान विश्वविद्यालय स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 के कोर 5 के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित यह कविता मात्र 8 पंक्तियों की है और 2 खंडों में बटी हुई है। ये 2 खंड 2 भिन्न स्थितियों के सूचक हैं। आइए पहले कविता को पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये एक खंड है। दूसरा खंड, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। आपको यह कविता बहुत सरल लग रही होगी, लेकिन ऐसी सरल कविता लिखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है और उसके भावार्थ या मर्म को स्पष्ट करना उससे भी कठिन होता है, क्योंकि समीक्षकों और आलोचकों की कठिनाई यह होती है कि इतने सहज बिंब हैं, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी अलग से व्याख्या करनी पड़े। सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है कि कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, अनाज न होने के कारण चक्की नहीं चली है, शायद घर में कोई नहीं है, इस कारण कानी कुतिया चूल्हा और चक्की के पास आके सो रही है, कोई उसे भगाने वाला नहीं है, कीड़े मकोड़े के लिए भीत पर छिपकलियों का गश्त जारी है, चूहों की हालत भी खराब है। कविता के दूसरे हिस्से में कई दिनों के बाद घर में दाने आते हैं, कई दिनों के बाद आंगन से ऊपर धुआं उठता है अर्थात चूल्हा जलता है, पूरे घर की आंखें कई दिनों के बाद चमक उठती हैं, कौवा भी उम्मीद में अपनी पांखें खुजलाने लगता है। आप कह सकते हैं कि ये तो महज 2 स्थितियों के कुछ चित्र हैं। एक स्थिति अकाल के दौरान जब घर में अनाज नहीं है तब की है और दूसरी स्थिति अनाज आ जाने के बाद की है, लेकिन सरलता और संक्षिप्तता कई बार भावार्थ की गहराई तक जाने नहीं देती। इसके लिए सरलता के जादू से पार जाना पड़ता है। आप शुरू के आधे हिस्से में आए कई दिनों तक पदबंध के दोहराव पर ध्यान दीजिए और फिर सोचिए कि कई दिनों तक जब चूल्हा नहीं जलेगा, चक्की नहीं चलेगी, तो किसी घर परिवार के लोगों की दशा क्या होगी? वे कब तक घर में रह पाएंगे? जब आप यह सोचेंगे तो अकाल के दौरान होने वाले भूख के कष्ट को महसूस कर पाएंगे। हिंदी के आलोचक प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र ने बाबा नागार्जुन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बताया था कि जब उन्होंने एक बार ऐसे ही बाबा को छेड़ा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, इसमें कहीं तुक नहीं गड़बड़ होता है? तो बाबा बिगड़ कर बोले, नहीं, हमारी परंपरा में चूल्हा ही रोएगा, चक्की नहीं रोएगी। शिव कुमार जी ने कहा, क्यों? तो बाबा बोले, इसका पता आप लगाइए। हम परंपरा को तोड़ते भी हैं और परंपरा को साथ लेकर भी चलते हैं। शिव कुमार मिश्र का कहना था कि उन्हें संस्कृत की कविता की लोकधर्मी परंपरा में 4-5 श्लोक मिले जिसमें चूल्हे के रोने की बात है। जब उन्होंने बाबा को बताया कि हमने जान लिया, तो उन्होंने कहा कि तुमने ठीक जाना। तो बच्चों, जान लीजिए कि बाबा संस्कृत, हिंदी, मैथिली और बांग्ला की काव्य परंपराओं की गहरी जानकारी रखते थे। इस छोटी सी कविता में चूल्हा के रोने का संदर्भ उन्होंने संस्कृत काव्य परंपरा से सहज ही ले लिया है। आपसे यदि यह पूछा जाए कि पहले की 4 पंक्तियों में चूल्हा, चक्की, छिपकली, कुतिया ये सब कहाँ हैं या कहाँ हो सकते हैं, अब तुरंत जवाब दीजिएगा किसी घर में। बाबा नागार्जुन ने स्वयं इस कविता के बारे में समझाते हुए शिव कुमार जी से यह कहा था कि देखो, पहली 4 पंक्तियाँ किसी घर से संबंधित पंक्तियाँ हैं
कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा घर में ही होगा, चक्की घर में ही होगी, कानी कुतिया उनके पास सोई, भीत पर लगी छिपकलियों की गश्त, लेकिन चारों पंक्तियों में कहीं घर शब्द नहीं आया है। नागार्जुन ने कविता के अर्थ को खोलते हुए बताया था कि घर केवल चार दीवारों और छत का नाम नहीं होता है। घर तब घर होता है जब घर वाला घर में हो। घर आता है पांचवी पंक्ति में, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने अपने आप तो नहीं आ जाएंगे, कोई लाएगा, यानी जो चले गए थे अकाल में गांव छोड़कर वे वापस आए हैं। और दूसरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए, कोई अकेला नहीं आया है, चमक उठी घर भर की आंखें, यानी पूरे परिवार की। कवि ने आलोचक शिव कुमार मिश्र को समझाते हुए यह कहा कि चूंकि अकाल है, जितने भी समर्थ प्राणी थे सब अन्न की तलाश में गांव से बाहर हो गए हैं, घर के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे में देखो कई दिनों से कानी कुतिया उनके पास अर्थात चूल्हा चक्की के पास सोई हुई है। सबसे उपेक्षित प्राणी उस गांव में केवल एक ही बचा है, वह है एक कानी कुतिया। बाबा ने यह भी कहा कि कुतिया लैंगिक भेदभाव के प्रतीक है। कुतिया है, सर्वाधिक उपेक्षित है, कुत्ते भी निकल गए हैं। कुतिया आम दिनों में अगर किसी घर के दरवाजे पर पहुंच जाती होगी तो मार के भगा दी जाती होगी, लेकिन आज दरवाजे खुले हैं और घर के अंदर जाकर वो चक्की और चूल्हे को सूंघ रही है, देख रही है। कवि नागार्जुन इस तरह इस कविता को समझाते थे। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और कौवे ने खुजलाई पांखें, ये सब देखिए चित्र हैं। धुआं उठा यानी चूल्हा जला, कौवे आए कि कुछ बनेगा, कुछ टुकड़ा मिलेगा। नागार्जुन बताते थे कि कौवा एक प्रतीक भी है। गांव से तो लोग चले गए थे, जब वे गांव लौटे तो महाजन जो हैं वे भी अपनी पांखें खुजला रहे हैं, यानी कौवा भी केवल कौवा नहीं है। कविता के अंत में भी कोई पूर्ण विराम नहीं है। बाबा का कहना था कि इसे फिर से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इस कविता में जिस जगह का चित्र है, अकाल वहाँ कोई आकस्मिक स्थिति नहीं है, अकाल वहाँ की नियति है, यानी बार बार जिसे भोगना पड़ता है लोगों को, एक चक्र है। दोस्तों, बिहार के कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ हमेशा अकाल की स्थिति रहती थी। आज भी बाढ़ सुखाड़ के दिनों में हर साल बिहार में इस दुष्चक्र से गरीब अब भी गुजरते हैं। बाबा अपनी कविता में इसी दुष्चक्र की बात करते हैं। कौवे को महाजनों के प्रतीक बताकर वे शोषणकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी सवालों के दायरे में लाते हैं, जहां आपदा के शिकार लोगों को भी शोषक वर्ग मोहलत नहीं देता। ऐसी स्थिति में भी उनको नोचने खसोटने में लगा रहता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सहज सपाट और सरल लगने वाली पंक्तियों में भी गंभीर अर्थ संकेत छिपे होते हैं। नागार्जुन जनता के कवि हैं, जन के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध बताते हैं। यह कविता भी उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है, साथ ही यह उनकी प्रयोग धर्मिता का भी उदाहरण है। आलोचक नामवर सिंह ने एक परिचर्चा में यह कहा था, मेरी समझ में आधुनिक युग में कविता के क्षेत्र में जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए हैं उतने प्रयोग किसी ने नहीं किए, चाहे वे छंद के हों, कथन के हों, विन्यास के हों, बनावट जो संरचना होती है कविता की, भाषा के हों। बाबा को जानने वाले बताते हैं कि वे अपनी कविता के एक एक शब्द और पंक्ति के लिए घंटों मेहनत करते थे। कविता में बिंब और प्रतीक किस तरह नियोजित हों और कैसे मूल संवेदना को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके, नागार्जुन अपनी अत्यंत सरल सी लगने वाली कविताओं में भी इसका पर्याप्त ध्यान रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी कविता गहन साधना और अभ्यास का परिणाम है। कविता के विषय में चुनाव में भी सामान्य जनजीवन के जो उनके व्यापक अनुभव और गरीब किसान मजदूरों के प्रति जो पक्षधरता थी, उसकी बड़ी भूमिका होती थी। हिंदी साहित्य के इस बेमिसाल व्यक्तित्व और उनके विशाल और वैविध्यपूर्ण रचना संसार की हम अगले किसी व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आइए अकाल और उसके बाद कविता पर लौटते हैं। शिव कुमार मिश्र बताते हैं कि कविता का यह शीर्षक बाद में दिया गया, इसमें पूर्ण विराम और अर्ध विराम भी बाद में लगाए गए। आप ध्यान दीजिए, पूरी कविता में अकाल शब्द भी एक बार भी नहीं आता, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में यह कविता अकाल की स्थिति को दर्शा देती है।
यही इस कविता और कवि की काव्यात्मक शक्ति की विशेषता है। कहते हैं कि कविताओं के शब्दों और पंक्तियों के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ भी गहरे अर्थ छिपे होते हैं। कविता का सावधान पाठक उन अर्थों को ढूंढ सकता है। क्या इस कविता को पढ़ते हुए आपके दिमाग में यह सवाल आया कि दाने कहाँ से घर में आए, किस तरह में मिले होंगे? कवि ने दाने शब्द का उपयोग क्यों किया है, अनाज शब्द का क्यों नहीं उपयोग किया? वास्तव में कविता के शीर्षक है अकाल और उसके बाद। लेकिन सच यह है कि स्थिति अकाल की ही है, बस इतना हुआ है कि कुछ दानों का इंतजाम हो पाया है। हो सकता है कहीं काम के बदले अनाज की योजना के तहत बेदाने मिले हों। यह भी संभव है कि गांव का गरीब परिवार शहर जाकर कुछ काम करने के बाद थोड़ा अनाज लेकर घर लौटा हो। यह कविता आपको सोचने का अवसर देती है और अच्छी कविताओं की यह विशेषता होती है। आरंभ की 4 पंक्तियों में घर शब्द इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे घरों की ऐसी ही दशा होगी। चूल्हे की दशा तो खाना न बन पाने के कारण रोने जैसी है, पर चक्की उदास इसलिए है कि वहाँ उस गांव में कुछ भी ऐसा नहीं बचा या उपलब्ध है जिसे चक्की में पीसकर घर के लोग अपने पेट की भूख मिटा लें। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह परिवार एक गरीब मेहनतकश का परिवार है जिसके हर सदस्य को जीवन की ज़रूरतों के लिए खटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई 1 या 2 लोग कमाएं और बाकी लोग घर पर रहें। घर खाली यूं ही नहीं है। कविता में एक पंक्ति आती है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त पुलिस लगाती है अपराध नियंत्रण के लिए। अकाल में उस भीत पर कितने कीड़े मकोड़े हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, इसे छोड़िए, इस पर ध्यान दीजिए कि वह दीवार जो है उसे कवि ने भीत कहा है। भीत मिट्टी की दीवार को कहते हैं, यानी वह मिट्टी का घर है। अकाल जब आता है तो थोड़ा बहुत हर वर्ग पर उसका असर पड़ता है, लेकिन जो सबसे गरीब होते हैं ऐसी आपदाओं में उनकी दशा सबसे खराब होती है। नागार्जुन की विशेषता यह है कि अकाल की मार जिस वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़ती है उन्होंने उस वर्ग की जीवन स्थितियों को दर्शाया है और हिंदी पाठकों को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न किया है। यही अकाल और उसके बाद कविता की सबसे बड़ी विशेषता है।